Scary Book Tales. शेखर, मनोज और साहिल पुणे के तीन दोस्त, लेकिन तीनों की जिंदगी अलग अलग कंपनियों में फंसी हुई थी। कभी नाइट शिफ्ट, कभी डेडलाइंस, कभी अचानक कॉल्स। कई बार उन्होंने प्लान बनाया, इस वीकेंड कहीं चलते हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ बीच में आ जाता। कभी प्रोजेक्ट डिले, कभी मैनेजर का प्रेशर, और प्लान फिर से कैंसिल। धीरे धीरे आउटिंग सिर्फ व्हाट्सएप चैट तक ही सीमित रह गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक शुक्रवार तीनों ने बिना ज्यादा सोचे सीधा डिसीजन लिया। अब जो होगा देखा जाएगा, इस बार प्लान कैंसिल नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया कि वो तारकर्ली बीच जाएंगे। पुणे से तारकर्ली का सफर लगभग 8 घंटे का था, लेकिन इस बार ये सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, ये ब्रेक था उस जिंदगी से जो उन्हें अंदर ही अंदर थका चुकी थी। सुबह जल्दी वो अपनी कार से निकल पड़े। रास्ते में हंसी मजाक, गाने और ढेर सारी बातें। सफर मजेदार चल रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब रात के करीब 8 बजे वो करुल घाट के पास पहुंचे, तभी अचानक उनकी कार झटके से बंद हो गई। करुल घाट की सड़क वैसे भी बहुत खतरनाक मानी जाती है। यहाँ हर साल कई एक्सीडेंट होते हैं। बारिश भी उसी समय शुरू हो गई और देखते ही देखते तेज तूफानी बारिश में बदल गई। सड़क सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल और पहाड़। मजबूर होकर उन्होंने पास में बने एक छोटे से होटल में रुकने का फैसला किया। होटल का नाम था सह्याद्री व्यू लॉज। होटल के सामने एक बहुत पुराना इमली का पेड़ खड़ा था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अंधेरे में किसी डरावनी हाथों की तरह लग रही थी। रात के लगभग 10 बजे थे। तीनों दोस्तों ने होटल में डिनर खत्म किया और थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आए। बारिश अब हल्की हो चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा अब भी तेज चल रही थी। मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यार, अगर हमारी कार खराब ना होती तो इस समय हम तारकर्ली बीच पर होते। साहिल भी हंसते हुए बोला, हाँ, और अभी किसी बीच शैक में बैठकर फिश फ्राई खा रहे होते। शेखर ने होटल के सामने खड़ी अपनी कार की तरफ देखते हुए कहा, सच में किस्मत देखो हमारी, पूरे रास्ते कुछ नहीं हुआ और कार भी खराब हुई तो इस सुनसान घाट में। मनोज ने चारों तरफ अंधेरी जंगल की ओर देखा और मजाक में बोला, भाई, जगह तो बिल्कुल हॉरर मूवी वाली लग रही है। ऊपर से ये पुराना होटल और सामने ये बड़ा सा इमली का पेड़। शेखर हंसते हुए बोला, बस अब अगर कोई भूत दिख जाए ना तो स्टोरी पूरी हो जाएगी। तीनों धीरे धीरे चलते हुए उसी पुराने इमली के पेड़ के पास पहुंच गए। अचानक शेखर रुक गया। उसकी नजर पेड़ के नीचे खड़ी एक सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत पे पड़ी। उसके बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ और वो बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी से टपक रही थी। शेखर घबराकर धीरे से बोला, अरे वो देखो, वहां कोई खड़ा है। मनोज और साहिल ने उसी दिशा में देखा, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। मनोज हंस पड़ा, क्या शेखर, फिर से तेरी नौटंकी स्टार्ट हो गई? साहिल भी हंसने लगा, भाई, अभी थोड़ी देर पहले तू ही तो बोल रहा था कि यह जगह हॉरर मूवी जैसी लग रही है। शेखर चुप हो गया, लेकिन उसकी नजर अब भी उसी पेड़ पे टिकी हुई थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था वहां कोई खड़ा था। अगली सुबह हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। करुल घाट की ठंडी हवा होटल के बाहर एक अजीब सी खामोशी बना रही थी। तीनों दोस्त जल्दी उठकर होटल के रिसेप्शन पर पहुंचे। मनोज ने रिसेप्शन वाले से कहा, भाई, हमारी कार कल रात रास्ते में बंद हो गई थी, क्या आप किसी मैकेनिक को बुला सकते हो? रिसेप्शन वाले ने बोला, जी सर, यहाँ थोड़ा सा नीचे एक गैराज है, मैं अभी किसी को भेजता हूँ। करीब आधे घंटे बाद एक मैकेनिक होटल के बाहर पहुंचा। वो कार का बोनट खोलकर ध्यान से देखने लगा। शेखर थोड़ा चिंतित होकर बोला, भाई, ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमें आज तारकर्ली भी निकलना था। मैकेनिक ने इंजन के अंदर टॉर्च डालकर देखा, फिर धीरे से सर हिलाया, सर, प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी तो है। साहिल ने तुरंत पूछा, मतलब आज ठीक हो जाएगी ना? मैकेनिक बोला, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स खराब हो गए हैं,
ये पार्ट्स यहाँ नहीं मिलेंगे, मुझे कार वर्कशॉप लेके जानी पड़ेगी। मनोज ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, कितना टाइम लगेगा? मैकेनिक बोला, कम से कम 1 या 2 दिन, क्योंकि पार्ट्स पास के गांव से मंगवाने पड़ेंगे। तीनों दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। साहिल ने धीरे से कहा, अरे यार क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम? मनोज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और ऊपर से ये जगह भी कितनी सुनसान है। शेखर चुप था। उसकी नजर होटल के सामने खड़े पुराने इमली के पेड़ पर थी। उसे रात वाली बात याद आ रही थी। आप चिंता मत करो सर, मैं कार अभी वर्कशॉप लेके जाता हूं, जैसे ही पार्ट आ जाएंगे मैं ठीक कर दूंगा, मैकेनिक ने कहा। मजबूरी में तीनों दोस्तों को अपना होटल स्टे बढ़ाना पड़ा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घाट में उनकी एक ये अतिरिक्त रात उनके जिंदगी की सबसे बड़ी डरावनी रात बनने वाली थी। उस रात बारिश तेज हो रही थी। लगभग 11 बजे शेखर होटल के बाहर खड़ा सिगरेट पी रहा था। अचानक उसकी नजर फिर से उसी इमली की पेड़ की तरफ गई, और इस बार पेड़ के नीचे वही बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो रो रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज बारिश के शोर में भी साफ सुनाई दे रही थी। शेखर धीरे धीरे उसके पास गया। आंटी, आपको मदद चाहिए क्या? उसने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रो रही थी। शेखर ने दोबारा पूछा, आप ठीक तो हैं? इस बार औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो मुस्कुराई और फिर धीमी आवाज में बोली, मी तुला इथुन जाऊन देनार नहीं, यानी मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगी। शेखर के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसकी सांस मानो जैसे रुक सी गई। वो डर के मारे भागता हुआ अपने रूम 201 में पहुंचा और कंबल में छिप गया। उसका शरीर कांप रहा था, पसीने में भीग चुका था। मनोज ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे, सच में भूत देख लिया क्या? साहिल ने भी पूछा। भाई तू ठीक तो है? लेकिन शेखर चुप था। उसकी कानों में वही आवाज गूंज रही थी। अगली रात तीनों दोस्त गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक कमरे के दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। शेखर की नींद खुल गई। उसने धीरे से आंखें खोली। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बाहर बारिश की आवाज लगातार आ रही थी। शेखर ने घड़ी की तरफ देखा। रात के ठीक 2 बजे थे। दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। शेखर धीरे धीरे बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसकी सांस भारी होती जा रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचा। उसका हाथ धीरे धीरे हैंडल की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसका खून मानो जैसे जमसा गया। दरवाजे के सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो पूरी तरह बारिश में भीगी हुई। उसके सफेद बाल चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखें सीधा शेखर को घूर रही थी। और फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मी तुला इथुन जाऊ देनार नाही। डर ने शेखर को पूरी तरीके से खामोश कर दिया। शेखर ने तुरंत दरवाजा बंद किया। वो भागता हुआ मनोज और साहिल के पास गया और उन्हें जोर जोर से झकझोरने लगा। उठो उठो, दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी है, शेखर घबराते हुए बोला। मनोज ने झुंझलाकर आंखें खोली। क्या बकवास है यार, शेखर कांपती आवाज में बोला। मैं सच बोल रहा हूं, वो वही पेड़ वाली औरत है, दरवाजे पर है। जब मनोज और साहिल ने शेखर के चेहरे का डर देखा तो दोनों एकदम से उठ बैठे। मनोज ने कहा, चल देखते हैं। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ बाहर से बारिश की लगातार पड़ती आवाज आ रही थी। मनोज धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाली कॉरिडोर और दूर से आती बारिश की आवाज। मनोज गुस्से में बोला, शेखर तू सच में पागल हो गया है क्या? साहिल ने भी चिढ़कर कहा, भाई हमें सोने दे, यहां कोई नहीं है, और तू भी सो जा। दोनों वापस बिस्तर पे जाकर सो गए। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन शेखर की आंखों में नींद अब भी नहीं थी, क्योंकि उसके कानों में
अब भी वही आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह आसमान अब भी बादलों से घिरा हुआ था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। करुल घाट की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। शेखर पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था। उसके दिमाग में बार बार वही चेहरा और वही आवाज गूंज रही थी, मी तुला इतुन जाऊन देनार नाही। सुबह होते ही वो सीधा होटल रिसेप्शन पर गया। रिसेप्शन पर वही लड़का बैठा था। शेखर ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, भाई एक बात पूछनी थी। रिसेप्शन वाला बोला, जी सर बताइए। शेखर ने धीरे से पूछा, इस होटल के सामने जो इमली का पेड़ है वहां रात को कोई औरत दिखाई देती है क्या? रिसेप्शन वाला कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसके चेहरे का रंग अचानक से बदल गया। उसने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोला, आपने भी देखा क्या? शेखर का दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब सच में कोई है वहां? रिसेप्शन वाला कुर्सी को थोड़ा करीब झुकाकर बोला, सर 2 साल पहले की बात है। बरसात का मौसम था और ठीक पिछली रात की तरह ही तूफानी बारिश हो रही थी। एक 55-60 साल की औरत यहां आई थी, अकेली, और उसने भी कमरा नंबर 201 लिया था जहां अभी आप लोग ठहरे हैं। शेखर का गला सूख सा गया। रिसेप्शन वाला आगे बोला, उस रात वो औरत होटल से बाहर चली गई। कहती थी उसे तारकरली पहुंचना बहुत जरूरी है। हमने उसे रोका भी, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। कुछ ही देर बाद घाट की मोड़ पर उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। कार सीधा इमली के पेड़ से जा टकराई। शेखर के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। रिसेप्शन वाला आगे बोला, लेकिन असली डरावनी बात उसके बाद शुरू हुई। लोग कहते हैं जब कार उस पेड़ से टकराई तब वो औरत जिंदा थी। बारिश इतनी तेज थी कि कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाया। वो घंटों तक उसी पेड़ के नीचे पड़ी रही और मरने से पहले बस वो एक बात बार बार बोल रही थी, कोनी आहे का मला वाचवा। मतलब कोई है क्या, मुझे बचाओ। लेकिन उस सुनसान घाट में उसे बचाने कोई नहीं आया। सुबह जब लोगों ने उसे देखा तब तक वो मर चुकी थी। तब से कई लोगों ने उसे उसी इमली के पेड़ के नीचे देखा, बारिश में भीगी हुई, कभी रोते तो कभी किसी को घूरते। और जो लोग उसे देख लेते हैं उन्हें अक्सर एक ही बात सुनाई देती है, मी तुला इथून जाऊन देनार नाही। रिसेप्शन वाला अचानक चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, सर आपने भी देखा है क्या? शेखर के चेहरे से पसीना टपक रहा था, क्योंकि अब उसे याद आ रहा था। वो औरत सिर्फ पेड़ के नीचे नहीं थी, अब वो उसके कमरे के दरवाजे तक आ पहुंची थी। शेखर घबरा कर बिना कुछ कहे सीधा अपने कमरे की तरफ भागा। कॉरिडोर अजीब तरह से सुनसान था। बारिश की आवाज खिड़कियों से अंदर आ रही थी। जैसे ही वो कमरा नंबर 201 में पहुंचा, मनोज और साहिल अब भी गहरी नींद में सो रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। शेखर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के आईने पर पड़ी और उसका दिल जैसे रुक सा गया। आईने पर लाल खून से मराठी में लिखा हुआ था, मी तुला इथून जाऊन देनार नाही। शेखर धीरे धीरे आईने के पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। अचानक आईने में उसके पीछे एक परछाई दिखाई दी। वही बूढ़ी औरत भीगी हुई, टेढ़ी मुस्कान के साथ। शेखर डर के मारे तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसने फिर से आईने की तरफ देखा और इस बार आईने में सिर्फ वही औरत दिखाई दे रही थी और शेखर आईने से पूरी तरह से गायब हो चुका था।